जय हिंद। आज हम ये देखते हैं कि इंडिया और चाइना में युद्ध होता है तो किसके पास कौन सा हथियार ज़्यादा है और कौन सा हथियार खतरनाक है, दोनों इसका किस तरह से प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में दोनों की आर्मी की रैंकिंग कितनी है। तो दुनिया में अमेरिका टॉप नंबर पे है, दूसरे नंबर पे रसिया, तीसरे नंबर पे चाइना आता है, चौथे नंबर पर इंडिया आता है। रैंक के हिसाब से ज़्यादा का अंतर नहीं है। अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जिसका रैंकिंग जितना कम रहता है इंडेक्स में, वो उतना ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। चाइना का कम है 0.6, इंडिया का 0.9। यहां आपको भले लग सकता है कि चाइना पावरफुल है, आगे देखते चलेंगे, जब तक पूरा नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा और आप भी चाइना के $10 बिलियन जो खर्च कर रहा है चाइना, उसी जाल में आप भी फंस जाएंगे। चाइना पूरी दुनिया के मीडिया में जो पैसे देता है रिश्वत के रूप में या अपनी प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए, अपनी तारीफ कराने के लिए, अपनी क्षमता को दर्शाने के लिए, वो $10 बिलियन है। चाइना का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो उसकी इकोनॉमी है। उसका बजट बहुत ज्यादा है, $237 बिलियन, और हम लोग का बजट उसके आगे बहुत ही कम है। हमसे उसका रक्षा बजट 4 गुना ज्यादा है, $61 बिलियन है। इसमें हम एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाएंगे। यही हमारी इंडियन आर्मी के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है, बाकी कोई टेंशन नहीं है चाइना और इंडिया से। आगे देखिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि चाइना के पास बहुत ज्यादा है, उसके पास कुछ कर्ज भी है। $1.5 ट्रिलियन उसके पास कर्ज है, विदेशी कर्ज, और भारत के पास $0.5 ट्रिलियन कर्जा है। तो उसका पैसा ज्यादा खर्चा कर रहा है 4 गुना, तो हमसे 3 गुना ज्यादा कर्जा भी ले रखा है। लेकिन चाइना का व्यापार इतना ज्यादा है कि उसके पास विदेशी मुद्रा 3000 ट्रिलियन है, और हमारे पास विदेशी मुद्रा जो है, फॉरेन मनी जो रिजर्व में रखा गया है, वो केवल 400 ट्रिलियन है। तो उसके पास व्यापार से ज्यादा फायदा होता है। लेकिन यहाँ युद्ध में हमको मेन ज्योग्राफिकली समझना है कि किसको ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। देखिए, चाइना का ये वाला जो स्टेट है, ये तिब्बत है, इसको उसने कब्जा किया। इसकी सबसे बड़ी खराबी ये बहुत ज्यादा हाइट पे है। और ये वाला इधर वाला राज्य सिंजियांग, यहाँ पर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है जिस पर चाइना काफी अत्याचार करता है, तो इधर से ज्यादा सपोर्ट मिलने वाला नहीं है। लेकिन ये तो उसके अंडर में आता है। इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, यहाँ इतना भयानक हाइट है कि जहाज यहाँ उतना अच्छा से काम नहीं कर पाते हैं। अभी समझाएंगे हाइट की वजह से जहाज अच्छा क्यों नहीं काम कर पाते हैं सब। दूसरा कि चाइना को अपनी आर्मी को 2 तरह से ट्रेन करना है। एक चाइना के लिए सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी है उसके लिए अमेरिका। चाइना अमेरिका के लिए भी प्रिपेयर रहता है, इसलिए उस ढंग से तैयारी करता है, और इंडिया के लिए। लेकिन इंडिया अपना मेन थ्रेट चाइना को मानता है, इसलिए इसके जितने भी हथियार है वो चाइना को ध्यान में रख के किए गए। इसलिए इंडिया के हथियार आपको कम दिखेंगे क्योंकि हमारे पास सिंगल दुश्मन है। और पाकिस्तान की तो बातें छोड़िए उसको। अब चाइना के सामने क्या है, उसको कुछ अमेरिका को काउंटर के लिए हथियार रखने हैं, कुछ इंडिया के लिए। अमेरिका से लड़ना है तो एयरफोर्स नेवी से लड़ोगे, और इंडिया से लड़ना है तो फिर आर्मी से लड़ोगे। तो इसलिए उसकी संख्या ज्यादा दिखती है। ज्यादा इसलिए, जय हिंद। चाइना ने अमेरिका के B-2 विमान का कॉपी करके खुद का S-20 विमान बना लिया। ये एक स्टील्थ बॉम्बर है। स्टील्थ क्या होता है और बॉम्बर क्या करते हैं, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर होते हैं। ये रडार के पकड़ में नहीं आते हैं। अब ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है, क्योंकि ये भारत के पास घूमेगा और रडार में पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन इसको पकड़ने के लिए ओवर द होराइजन रडार होता है। अब हम ये दोनों की टेक्नोलॉजी को समझते हैं कि ससुरा बचता कैसे है और ससुरा पकड़ कैसे लेता है। देखिए, अमेरिका ने बहुत ही पहले, ये 90 के दशक में अमेरिका ने अपना B-2 बॉम्बर को बनाया था। इसने कई युद्ध में भी भाग लिया है, और इसी का कॉपी करके चाइना ने S-22 बॉम्बर बना दिया। ये जो है ये एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। बॉम्बर मतलब होता है ये बहुत ज्यादा मात्रा में बम ले जाते हैं सब, बहुत ज्यादा। मिसाइल विसाइल नहीं मारते, सब बम गिराते हैं सब बॉम्बर से ऐसे, और थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा ले जाते हैं सही सा। स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है बहुत दूर तक जाते हैं और परमानेंट डैमेज करके आते हैं। जैसे स्ट्रेटेजिक, यहाँ देखिए ये राफेल है, ये स्ट्रेटेजिक नहीं है, ये टेक्टिकल है। स्ट्रेटेजिक दूर तक जाते हैं। अब राफेल दूर तक नहीं जा पाएगा। अब यहाँ से आप कह दीजिएगा कि फ्रांस उड़ के चल जाओ, सोच जाइए नहीं पाएगा, बीच में रुकेगा। इवन ये फ्रांस से आया भी था तो दुबई में रुका हुआ था, उसके बाद ये इंडिया में आया। तो ये टेक्टिकल होते हैं। टेक्टिकल मतलब कम दूरी पर जाते हैं, लेकिन इनके पास हथियार बड़े खतरनाक होते हैं। शुरुआती स्ट्राइक यही करते हैं सर, धड़ाधड़ दुश्मन के रडार तोड़ देंगे सर, टैंकर उड़ा देंगे सर। शुरुआत में बढ़त यही देते हैं सर। अब बाद में आते हैं सर स्ट्रेटेजिक, परमानेंट ध्वस्त करके जाते हैं। जैसे ये C-17 ग्लोब मास्टर है, ये बड़ी दूर तक जा सकता है, स्ट्रेटेजिक है, सीधे एक के बार पूरे का यूरोप चल जाएगा। लेकिन हाँ, ये है कि इसमें बम नहीं होता, ये ट्रांसपोर्ट के लिए आते हैं सर। तो स्ट्रेटेजिक समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए, ये इतने दूर तक जाएगा तो इसको एयर रिफिलिंग की जरूरत होती है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक है तो हवा में ही इसमें फ्यूल भरा जा सकता है इजीली। जैसे मान के चलिए ये जहाज है तो इसकी ऊंचाई फिक्स कर सकते हैं। ये अपने बता देंगे कि भैया देखो हम 4070 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। अब ये इसको उसी हिसाब से कह देगा कि एक काम करो, तुम थोड़ा सा नीचे रहो, 4030 फीट पे रहो। अब मान के चलिए ये 50 फीट की डिस्टेंस बना के उड़ेगा सब। और इसमें से ये रिफ्यूलिंग के लिए यहाँ पे इसमें फिट कर दिया जाएगा, ऊपर का नॉब खोल देगा, यहाँ एक ऑपरेटर बैठा रहता है, वो इसमें रिफिल कर देगा। मिड एयर रिफ्यूलिंग के द्वारा इसे बहुत लंबे दूर तक ऑपरेट किया जा सकता है। अमेरिका ने एक बार यहाँ से उड़ान भरा था अपने यहाँ से B-2 बॉम्बर से,
और ये आया था सीरिया और में यहाँ पर बम गिरा के चला गया। सोच रहा उतना लंबी फ्लाइट लगा था इसको, 17 घंटा कंटिन्यू उड़ान भरते रह गया था, उसके बाद ही यहाँ चला गया था। तो ये काफ़ी लंबे दूरी तक ये लोग हमला कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक जो बॉम्बर होते हैं ये स्टील्थ होते हैं। स्टील्थ को देखिए, स्टील्थ और कैमोफ्लाई ये दो टेक्निकल टर्म होते हैं मिलिट्री के क्षेत्र में। इसका मतलब होता है कि अपने शरीर को छुपा लेना। अब जैसे मान के चलिए, ये देखिए ये कैमोफ्लाइज कर रहे हैं, इसको ऐसे ही स्टील्थ होता है। हवा में कोई चीज़ अगर छुप जाती है तो उसे कहते हैं स्टील्थ, और जमीन पे छुप जाती है उसे कहते हैं कैमोफ्लाइज। यहाँ एक फौजी खड़ा है, देखिए यहाँ पे उसकी बंदूक की नोक है और यहाँ पे है, आपको पता नहीं चल रहा होगा यहाँ पर क्योंकि ये भी झाड़ में घुस गया है। यहाँ पे भी देखिए ये इसकी राइफल है, यहाँ पर ये यहाँ पे है, यहाँ पर ये स्नाइपर छुपा हुआ है, तो इसे कहते हैं कैमोफ्लाइज। तो जब जमीन पर आप खुद को माहौल के हिसाब से ढाल लेते हैं वो कैमोफ्लाइज कहलाता है, और हवा में करते हैं तो उसे स्टील्थ कहते हैं। पूरी तरह से ये छुप नहीं सकते, ना कैमोफ्लाइज पूरी तरह छुप सकता है ना स्टील्थ पूरी तरह छुप सकता है, लेकिन अपने ज़्यादातर एरिया को ये छुपा लेते हैं, जिस वजह से ये हमला कर देते हैं। जब तक आप इनको देख पाएंगे ये आपको साफ कर चुके रहेंगे सब। यहाँ पे यही होता है स्टील्थ में। रडार कैसे इनको नहीं पकड़ पाता, जैसे ये देखिए ये स्टील्थ जहाज जो होते हैं इन्हें रडार नहीं पकड़ पाता है। रडार का पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। देखिए रडार हो, सोनार हो या चमगादड़ हो, ये अपना रास्ता कैसे पकड़ते हैं, परावर्तन के द्वारा। ये वेव छोड़ते हैं और टकरा के जब लौटता है तो लौटने की घटना को इको कहते हैं, और जो टकराया उसको वहाँ पे परावर्तन। तो उसी सिद्धांत पर ये काम करता है रडार। रडार सिग्नल छोड़ता है यहाँ से, जहाँ से टकराता है तो ये लौट के आता है, तो ये पकड़ लेता है, तो वो इसमें दिखने लगते हैं सब। लेकिन स्टील्थ जहाज में क्या होता है, जहाज जो दिखते हैं सब रियल में उसका साइज थोड़ा बड़ा बड़ा दिखता है। अब हवा में पक्षी भी उड़ रहे हैं सब, तो जब पक्षी उड़ रहे होते हैं ना तो वो भी रडार में आ जाते हैं, बट वो छोटा छोटा बिंदु आते हैं सब। तो जो रडार ऑपरेटर होता है या जो मिसाइल ऑपरेटर होता है वो इग्नोर कर देता है, कहता है भैया ये जहाज नहीं है, जहाज का साइज बड़ा होता है, ये तो पक्षी है। जैसे यहाँ देखिए ये सब जहाज होंगे सब यहाँ पर, अब यहाँ एक छोटा सा दिख रहा है, ये क्या है, पक्षी है। तो ये ससुरा इसी का फायदा उठा लेता है। ये पूरी तरह से रडार में नहीं छुप पाता है, लेकिन इतना छोटा इसका फिगर बनता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि ये पक्षी है कि रडार जहाज है। तो रडार ऑपरेटर कहता है रुको इसको पास आने दो। जैसे जैसे वो पास आएगा थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा, तो इस ससुरा तुरंत ये इतना पास आने के बाद पता चलता है नहीं रे भैया ये जहाज है, तब तक ये आके बम गिरा चुका होता है। अब ये कैसे अपना फिगर यानी सिग्नेचर छुपा लेता है